सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब देखो, मैं ना बहुत टाइम के बाद इसका 5 सेकंड बना रही हूँ। मैं थोड़ा बीच में बिज़ी हो गई थी, मेरे पेपर वगैरह थे। तो अब ठीक है, मतलब अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस के ऊपर मैं डाल दूँगी। मतलब ये चैप्टर अपन जल्दी ख़त्म कर देंगे, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है। तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पूरा टॉपिक है अपना वो यही रहेगा कि कॉमन डिजीज़ क्या होती है ह्यूमंस के अंदर। बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। अरे एक सेकेंड। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वायरस होता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स के साथ हमारे पास क्या, हेलमिन्थ्स हो गए, ठीक है। और हेलमिन्थ्स के अलावा हमारे पास हो गए फंगस। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हम अब इस पूरे टॉपिक के अंदर देखने जाएंगे। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। यस। देखो क्या बोला है इन्होंने। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, viruses, fungi, protozoans and helminth etc. could cause disease in men। ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन हो गया, हेलमिंथ हो गया। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं कॉमन इंसान के अंदर। ठीक है। सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन। जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पैथोजन्स बोलते हैं। तो देखो, ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उनको हम पैथोजन बोल पाएंगे, नहीं। जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई। एक तो स्टार कहाँ से बन गया, एक तो ये, अरे भाई वो जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, डिज़ीज़ कॉज जो करते हैं, केवल उन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई, पैथोजन बोलेंगे। ठीक है। जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। आ जाओ अब। Most parasites are therefore most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स होते हैं, अब पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो कि जो जिस जिस भी इंसान को, जिस भी व्यक्ति को वो डिजीज़ कॉज करते हैं उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है। इंटरनली नहीं प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे बालों के अंदर वो हो जाती है, जुएँ हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली वो जुएँ क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है, वो खून चूसती है। ठीक है। उस तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लैक्टोपैरासाइट हो गया। ऐसे ही इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में पढ़ोगे, नहीं इकोसिस्टम में नहीं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर आएगा एक एग्जांपल, टिक्स ऑन डॉग्स। ठीक है। और लाइसिस, हाँ लाइसिस बोलते हैं। तो लाइसिस इन ह्यूमन बींग्स, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स हो जाएंगे। एंडोपैरासाइट्स जो कि क्या, जो कि अंदर इंटरनली प्रेजेंट होते हैं और क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यही चीज़ बोला इन्होंने कि ये ना क्या बोलते हैं, हमारे पास जो मोस्ट पैरासाइट्स जो होते हैं वो देयरफॉर क्या करते हैं, देयरफॉर ये पैथोजेंस होते हैं, क्योंकि ये कॉज करते हैं हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो हमने बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स के बारे में जाना। ठीक है। यस। अब देखो, the pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities। जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। ठीक है। वेक्टर्स के भी उनको नीड हो सकती है, यानी कि दूसरों के थ्रू आ सकते हैं, खाने पीने से आ सकते हैं। अगर आप गंदा खाना या फिर गंदा पानी पीते हो तो उनके थ्रू आ सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो किसी ने छींक दिया किसी चीज़ के ऊपर और आपने उसको टच कर लिया तो फिर हमको भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके से भाई वो आ सकते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर और इंटरफेयर कर सकते हैं हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के अंदर। ठीक है। रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। भाई मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज तो ऑफकोर्स ही बात है भाई, फंक्शनल डैमेज तो करेंगे से। मॉर्फोलॉजिकल कैसे भाई, आप बहुत थके थके रहोगे, आपको बुखार वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज तो करेगा इसे ही, और साथ में फंक्शनल डैमेज भी करेगा। ठीक है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट।
अब जो होस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है ना, हमारे अंदर कैसा एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली कैसा एनवायरनमेंट है, तो उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो होस्ट होता है, सॉरी जो पैरासाइट होता है, जो भी पैथोजन होता है, उसको क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन्स दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो क्या बोला है इन्होंने इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला है कि जो पैथोजेंस हमारे गट के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक का कैसा पीएच होता है, लो पीएच होता है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ पे ध्यान दो कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये एक लो पीएच बोला है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, हाई पीएच बोल सकते हैं, ठीक है। लो पीएच का मतलब क्या होता है भाई, एसिडिक एनवायरनमेंट होना, ठीक है। तो बेसिकली इस लो पीएच की जगह वो एसिडिक वर्ड भी यूज़ कर ले, है ना, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो उन्होंने हाई पीएच कर दिया या फिर बेसिक लिख दिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पैथोजेंस जो कि हमारे गट के अंदर एंटर कर रहे हैं, बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर उनको अगर सर्वाइव करना है, तो बेसिकली हमारे स्टमक का पीएच तो भाई हमेशा लो ही होगा। भाई एसिड सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है ना हमारे स्टमक में, तो ऑफकोर्स ही बात है, लो पीएच होगा। एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, तो उन सबको रेजिस्ट करना पड़ेगा। लो पीएच क्या बोलते हैं उसको, मेंटेन, मतलब लो पीएच में वो अपने आप को मेंटेन कर ले, ऐसा उसको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए पैथोजेंस को भी, ऐसा नहीं कि पैथोजेंस आराम से ही, भाई पैथोजन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड हेयर along with diseases caused by them. Preventive and control measures among these diseases in general is also briefly described, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो है हम किसका पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड का, ठीक है। किसका पढ़ने वाले हैं अपन, टाइफॉइड का पढ़ने वाले हैं। टाइफॉइड के ऊपर तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, ये रहा, बैक्टीरियल डिजीज़। यस, देखो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास टाइफॉइड पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो जो टाइफॉइड होता है वो हमारे पास कौन कॉज करता है, जो टाइफॉइड होता है वो हमारे पास कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि टाइफॉइड कौन कॉज करता है, भाई टाइफॉइड कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एक सेकेंड, वो कहाँ है, तो सैल्मोनेला कॉज करता है, सॉरी सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कॉज करता है हमको, हमारे को क्या, टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना दूसरी चीज़ जो इसमें पूछते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली देखो क्या हो सकता है, सस्टेन हाई फीवर हो सकता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ ध्यान रखो कि इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर याद करना पड़ेगा। और सस्टेन्ड हाई फीवर, ये स्पेसिफिक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। वीकनेस होती है भाई, ठीक है। उसके बाद स्टमक पेन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है भाई, सिम्टम्स हो जाएंगे। सीवियर केसेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है छेद होना। जो हमारे पास इंटेस्टाइन होगी, हमारी जो हमारे पास इंटेस्टाइन होगी उसके अंदर क्या हो जाएंगे भाई, परफोरेशन हो जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, इसमें एक चीज़ और आती है, विडाल टेस्ट होता है। ये टेस्ट होता है टाइफॉइड का, ठीक है। इसको जो विडाल टेस्ट था, ठीक है, तो सब एक टाइफॉइड कैरियर थी जिसका नाम है मैरी मेलोन। ये क्या थी, कुक थी बाय प्रोफेशन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये देखो, देखो सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दीज पैथोजेंस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, मेंशन है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, अब ये किससे आ रहे हैं, गंदा पानी और गंदे खाने से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और कहाँ पे आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे और फिर बाकी के ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे, किसके मदद से, ब्लड की मदद से, ठीक है। सस्टेन हाई फीवर हो सकता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस हो सकती है यहाँ पे इंसान को, ठीक है।
फिर बोला है स्टमक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, ये सारे सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं भाई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और डेथ जो होती है वो सीवियर केसेस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ जो है वो सीवियर केसेस में हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय, देखो यहाँ पे आ गया है, टाइफॉइड फीवर को हम कंफर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट के अंदर देखो क्या है, क्लासिक केस इन मेडिसिन ऑफ मैरी मेलोन निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग एयर, ठीक है। बेसिकली देखो कि क्लासिक केस मेडिसिन के अंदर आया था किसका, मैरी मेलोन को, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दिया था भाई, टाइफॉइड मैरी बोलते थे। वो क्या थी, कुक थी प्रोफेशन के थ्रू, और वो क्या थी, टाइफॉइड कैरियर थी, जो कि स्प्रेड करती थी टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, ठीक है। वो जो खाना जो बनाती थी, अब भाई ये क्या है भाई, टाइफॉइड कैरियर है, तो वो जो खाना ये बनाती थी तो इस खाने की मदद से ये लोगों में क्या फैलाती थी, टाइफॉइड फैलाती थी, इसलिए ये क्या थी, एक टाइफॉइड कैरियर थी। तो इसको हम टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या है हमारे पास, मैरी मेलोन है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलेंगे, टाइफॉइड मैरी बोलेंगे। तो ये क्या थी भाई, एक टाइफॉइड कैरियर थी, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे निमोनिया, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe are responsible for the disease pneumonia in human which infects the alveoli, air filled sacs of the lungs। देखो अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है, अब निमोनिया देखो, एक तो पहली बात जो कन्फ्यूजन होती है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे कन्फ्यूजन होती है भाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा नहीं कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा जो होती है वो एक वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, निमोनिया, और क्या हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। ये क्या कॉज करता है भाई, निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, जो कि इन्फेक्ट करते हैं हमारे एल्वियोलाई को। बेसिकली जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो एयर सैक्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे कि हम बोल सकते हैं लंग्स की जो एयर सैक्स जैसे वो हम बोल रहे हैं, एल्वियोलाई में ये क्या करते हैं भाई, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली डिजीज कॉज करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, क्योंकि भाई इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, अब एल्वियोलाई जो होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। अब फ्लूइड भरने की वजह से क्या होगा भाई, रेस्पिरेशन के अंदर सीवियर प्रॉब्लम होगी। भाई फ्लूइड भरेगा तो भाई सांस कैसे एक्सचेंज होंगी, गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होगी, तो रेस्पिरेशन में भाई बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं हमारे पास निमोनिया के अंदर, उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, फीवर आता है, चिल्स आता है, कफ आता है, हेडेक आता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है भाई, ये तो सबको पता होंगे कि फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया। सीवियर केसेस की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स और लिप्स, दे मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ये ग्रे से ब्लूइश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर उल्टा कर देगा ब्लूइश टू ग्रे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ग्रे से ब्लूइश कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो लिप्स हो गए और फिंगर नेल्स हो गए, वो ग्रे से ब्लूइश कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन अक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स ऑफ released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। भाई देखो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मान लो किसी इंसान ने गलती से मान लो छींक दिया फिर कर दिया कुछ, तो उसकी वजह से भी फैल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसके अंदर फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहा है, भाई चिल्स होगा तो ऑफकोर्स ही बात है जुकाम तो होने ही वाला है उसको। खांस दिया, ठीक है, आप पास में खड़े हो उस इंसान के, वो खांस रहा है, छींक रहा है, भाई आपके ऊपर आ जाएगा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एरोसोल है, हवा के थ्रू फैल सकता है ये, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लासेस या फिर यूटेंसिल्स, कोई भी चीज़ें, बर्तन वगैरह, पेन वगैरह, बुक्स वगैरह, अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के आप यूज़ करोगे तो भी आपको ये इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला इन्होंने हमारे पास डिसेंट्री, प्लेग, डिप्टीरिया एक्सेट्रा सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। डिसेंट्री हो गया भाई, एक डिसेंट्री और आएगा अमीबिक डिसेंट्री, लेकिन वो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता, इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्लेग, ठीक है, एक आ रहा है प्लेग हमारे पास, ठीक है, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया,
और डिसेंट्री हो गया, ये कुछ सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज हैं मेन के अंदर। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया का जो एक और नाम होता है गलगोटू, ये अपन ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सारी क्या चीज़ें हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ठीक है। आगे समझ में इतना? यस। अब देखो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है तो मैं इसको हटा देती हूँ, ये अंडरलाइन वाला सिस्टम। हाँ, अरे अब है हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया, दो बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। दो बैक्टीरियल डिजीजेज अभी तक हमने पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया हमने टाइफॉइड। टाइफॉइड जो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा था, ठीक है। और किसको अफेक्ट कर रहा था भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सीवियर केसेस में क्या हो जाएंगे? परफोरेशन हो जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन ने ये पढ़ी निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि वो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है। कभी भी बैक्टीरिया एक वायरल डिजीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये क्या कॉज करेगा? निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और ये ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल इन्फेक्शन होता है। एल्वियोलाई जो होती है लंग्स की, उनको अफेक्ट करता है। उनके अंदर क्या फिल हो जाता है? फ्लूइड फिल हो जाता है। इसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। फीवर हो गया, ठीक है, कफ हो गया, चिल्स हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे क्या है इसके कॉमन सिम्टम्स है। दूसरी बात ये है कि सीवियर केसेस के अंदर जो हमारे पास लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं किसके अंदर? ग्रे से ब्लूइश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने ब्लू से ग्रेइश बोल दिया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं वायरल डिजीजेस के ऊपर, ठीक है। यस, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग। भाई अगर वायरल डिजीजेस का अगर आपको यूँ लगता है कि भाई वायरस डिजीज़ नहीं कॉज करता, तो भाई आपको मैं एग्जांपल बता दूं किसका? एड्स का। एड्स इज कॉज्ड बाय एन वायरस जिसका नाम है हमारे पास HIV, ठीक है। ये एड्स आएगा आगे वाले सिम्टम उसमें। हेपेटाइटिस B, सो मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज these डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस वायरस भी करते हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि राइनो वायरसेज हो गया, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेज विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स दैट इज द कॉमन कोल्ड। क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने ये चीज़ बोली है, अरे मैंने को, हाँ ये ऑटो रिकॉग्नाइजेशन वाला बंद करो। बहुत सारे वायरसेस जो है वो ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि राइनो वायरसेस की अगर मैं बात करूं तो राइनो वायरसेस क्या है? एक ग्रुप है वायरसेस का। राइनो वायरस एक राइनो वायरस नहीं है, एक ग्रुप है, बहुत सारे वायरस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो राइनो वायरस एक ऐसा ग्रुप है वायरस का जो कि कॉज करता है इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स दैट इज द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने बताया है कि ये इन्फेक्ट करता है किसको? नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग्स को नहीं। ये चीज़ पूछ सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है कि लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज को? तो ओनली अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट करेगा। लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या होते हैं? लंग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो बेसिकली लंग्स के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज के अंदर ये क्या करता है? अपना इफेक्ट बेसिकली इन्फेक्ट करता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड के अंदर भाई क्या क्या हो सकता है? नेजल कॉन्जेशन हो सकता है आपको, ठीक है। फिर डिस्चार्ज हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस होता है, जो कि यूजुअली होते हैं लास्ट 3 to 7 डेज। भाई नेजल कॉन्जेशन और डिस्चार्ज मतलब नाक के अंदर भाई कफ जम जाता है, बेसिकली वही है नेजल कंजेशन हो गया, ठीक है। वही कफ अगर डिस्चार्ज के फॉर्म में निकल रहा है तो वो डिस्चार्ज हो गया। सोर थ्रोट हो गया भाई, हॉरसनेस हो गई, गला जाम है, ठीक है, गले में खराश हो रखी है, सोर थ्रोट और हॉरसनेस हो गया, ठीक है। कफ हो सकता है, हेडेक होगा आपको, ठीक है, टायर्डनेस होगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर फीवर नहीं हो रहा है। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर फीवर नहीं हो रहा है।
फीवर इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ दिस। बच्चे क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड के अंदर फीवर का सिम्टम लगा के आ जाते हैं ऑप्शन के अंदर, तो वो गलत हो जाता है। तो फीवर भाई होता नहीं है इसके अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि फीवर नहीं होता है, ठीक है। और यूजुअली होता है ये लास्ट 3 से 7 डेज़ के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स एज पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। ये वही वैसा ही है, निमोनिया जैसा ही है भाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर वो इंसान ने अगर छींका आपके ऊपर कफ की वजह से, तो इन्फेक्शन आपके अंदर फैल सकता है। या फिर उसके इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स हो गए, किताबें हो गई, कीबोर्ड, माउस, अगर आप इन सबको, वो इन्फेक्टेड हो गए उस इंसान की वजह से, इन सबको छुएंगे तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। इसलिए बोलते हैं जिस भी इंसान को कॉमन कोल्ड हो रहा है बेसिकली उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे कि आपको वो इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यस, सो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो अब हम नेक्स्ट डिज़ीज़ जो कि स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास मलेरिया। अब जो मलेरिया होता है ना, वो क्या होती है, एक प्रोटोजोअन डिजीज़ होती है ना। कौन कॉज करता है, एक टाइनी सा प्रोटोजोअन होता है जिसका नाम होता है हमारे पास क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इस प्लाज्मोडियम की क्या होती है, डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम विविएक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। 5 तरह की होती है, इसमें इन्होंने 3 दे रखी है। तो प्लाज्मोडियम विविएक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखें कि मैलिगेंट मलेरिया जिसके अंदर जान जा सकती है, तो मैलिगेंट मलेरिया जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द मोस्ट फेमस द मोस्ट सीरियस वन दैट इज़ द प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर मान लो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से मैलिगेंट मलेरिया हो गया तो इसके अंदर क्या जा सकती है, जान भी जा सकती है। ये बहुत ही सीरियस वन है एंड कॉज एंड कैन इवन भी फेटल भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली जान भी इसके अंदर जा सकती है, ठीक है। यस, ठीक है, चलो भाई इसकी एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने बनाया था वो, एक सेकेंड बस निकलेगा, हाँ यस, देखो भाई ये तो विडाल टेस्ट आ गया। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है कि इन्फेक्शियस स्टेज जो है मलेरिया की वो क्या होती है। तो मलेरिया की जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो क्या होती है, हमारे पास स्पोरोजोइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ही लाइन के अंदर ये वाली चीज़ ऐड कर दी जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन जो ये पूछेंगे कि इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है मलेरिया की वो कौन सी होती है, भाई हमारे पास स्पोरोजोइट होती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास, देखो अब देखो इसकी लाइफ साइकिल कैसे शुरू करेंगे हम, ठीक है। एक मॉस्किटो है जो कि पर्सन को बाइट करता है, बेसिकली उस मॉस्किटो के अंदर क्या है, स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है। स्पोरोजोइट्स, चलो अपन मॉस्किटो, ठीक है, स्पोरोजोइट्स है उसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है कि मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन। सबसे पहले एक मच्छर जो है, ठीक है, एक मच्छर जो है वो क्या करता है, एक पर्सन को काटता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे जो कि क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है, यही इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये पहुँचते हैं कहाँ पे, लिवर के अंदर। कहाँ पे पहुँचाएंगे, ये लिवर के अंदर। और वहाँ पे ये लिवर के अंदर कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड की मदद से ये लिवर के अंदर जाएंगे। लिवर के अंदर जाने के बाद ये जो पैरासाइट्स होते हैं, बेसिकली जो स्पोरोजोइट्स है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, ठीक है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली इन द लिवर, ठीक है। लिवर के अंदर ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लिवर के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली रिप्रेजेंट करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये बर्स्ट कर देते हैं लिवर के सेल को एंड एंटर इनटू द ब्लड। अब वापस से क्या होगा, लिवर के जो सेल्स होंगे उसके अंदर लिवर के अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा, उसके सेल्स को क्या किया, बर्स्ट कर दिया, ठीक है।
तोड़ दिए, ठीक है, बेसिकली बर्स्ट कर दिया, और उसके बाद वापस से किस में एंटर हो गए, वो ब्लड के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। अब देखो जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर हुए तो ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारे पास आरबीसी होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी होता है। तो जो अब रिप्रोडक्शन होगा वो हमारे किसके अंदर होगा, आरबीसी के अंदर होगा, और फिर वो बर्स्ट करेगा आरबीसी को और रिलीज करेगा सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम हीमोजोइन। अगर मैं बात करूँ कि आरबीसी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, तो आरबीसी के अंदर भी कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आरबीसी के अंदर भी, ठीक है, आरबीसी के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आरबीसी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करेगा और फिर रिलीज करेगा एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है हमारे पास, हीमोजोइन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सब्सटेंस रिलीज करेगा, तो हीमोजोइन। आरबीसी के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो सेक्सुअल स्टेजेस होती है दैट इज़ द गेमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, हीमोजोइन भी रिलीज हो गया, अब क्या होगा, जो सेक्सुअल स्टेजेस बनेंगी बेसिकली क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही, वो किसके अंदर बनेंगे, वो भी हमारे पास किस में बनेंगे, आरबीसी के अंदर ही बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट दोनों। जो सेक्सुअल स्टेजेस होती है गैमेटोसाइट्स, ठीक है ना, मेल और फीमेल गैमेट, ये किसके अंदर बनेंगे, आरबीसी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर बनने के बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ये जो फीमेल मॉस्किटो है दे टेक गैमीट्स विद ब्लड मील। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, पूरे ह्यूमन का चल रहा है, तो ह्यूमन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जो मलेरिया होता है वो कॉज करता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो यही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्या लेगी, गैमीट्स को ले लेगी, किसके साथ, ब्लड के साथ। वो फिर से उस इंसान को काटेगी जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन पहुंच गया है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी। तो फिर उसके बाद ये जो है ब्लड मील के मदद से क्या लेगी भाई, गैमेटोसाइट्स लेंगे, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट लेंगी। मेल और फीमेल गैमेट लेने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, जो कि होगा किसके अंदर, मॉस्किटो के गट के अंदर। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके गट के अंदर हमारे पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो होता है हमारे पास फीमेल मॉस्किटो के गट में, हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस से हमारे पास क्या बन जाएगी, मैच्योर स्टेज बन जाएगी, जिसको क्या बोला है हमने, स्पोरोजोइड। ये जो मैच्योर स्टेज है वो फिर गट से जो है एस्केप करके, इट एस्केप्स फ्रॉम द गट से एस्केप करके किस में स्टोर हो जाती है, द स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और फिर जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएगी, फिर ये जो मॉस्किटो है वो किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा और ये पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, एक सब्सटेंस हमारे पास रिलीज हो रहा था जिसका नाम क्या है हमारे पास, हीमोजोइन, ठीक है। तो ये जो हीमोजोइन होता है, इस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है भाई, इस हीमोजोइन की वजह से फीवर आता है, ठीक है। इस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है, फीवर आता है, ठीक है। अब एक बार हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो भाई, हाँ देखो, जो मलेरिया जो है वो कॉज होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइनोप्रोटोजोआ है और यही इस डिजीज़ कॉज करता है। इस प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया के लिए। जो मैलिगेंट मलेरिया होता है वो कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये बहुत ही सीरियस वन है और ये डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं किसके ऊपर, लाइफ साइकिल किसकी, प्लाज्मोडियम के अंदर। तो जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोजोइड। मैंने आपको बताया था कि जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, अरे भाई साहब, जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, इन्फेक्शियस जो फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास स्पोरोजोइड्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा एज एन इन्फेक्शियस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। किसकी मदद से, थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइड्स हैं, तो उसके बाइट की मदद से वो उसके अंदर एंटर करेगा। एंटर करते ये जो पैरासाइट्स हैं ये इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल्स के अंदर और फिर अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, ठीक है। सबसे पहले ये किसको मल्टीप्लाई किसके अंदर करेंगे, लिवर सेल्स में असेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद
लिवर सेल्स को ब्रस्ट करके विद द हेल्प ऑफ द ब्लड ये कहाँ पे जाएंगे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर सेक्सुअली रिड्यूस करके क्या करेंगे, ये फिर से ब्रस्ट होंगे और एक आरबीसी ब्रस्ट होगा और एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है हमारे पास, हीमोजोइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है हमारे पास हीमोजोइन। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकवरिंग एवरी 3 to 4 days। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जैसे ही हमारे पास आरबीसी का रप्चर होगा तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसका नाम है हीमोजोइन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल और फीवर्स की वजह से, जो कि हर 3 से 4 दिन के अंदर होता है जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को। ठीक है, अभी तक पूरा इन्फेक्टेड पर्सन की कहानी चल रही है। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं enter the mosquito body and undergo further development। These parasites enter the mosquito body and undergo further development। ये मैंने बोला था जो सेक्सुअल स्टेजेस होती है बेसिकली गेमिटोसाइट्स, तो गेमिटोसाइट्स भी आरबीसी के अंदर ही रिप्रोड्यूस होंगे और आरबीसी के अंदर रिप्रोड्यूस होने के बाद ये जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगी कि इन्फेक्टेड पर्सन को, ये जो पैरासाइट्स है बेसिकली जो उसकी सेक्सुअल स्टेजेस है वो एंटर करेगी मॉस्किटो के अंदर और वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर जो पैरासाइट्स है वो मल्टीप्लाई करेंगे विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा था, गट के अंदर। गट के अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बाद वो एस्केप कर जाएंगे गट से और कहाँ पे जाके स्पोरोजॉइड बन गए, मैच्योर इन्फेक्शन स्टेज बन गए और कहाँ पे जाके स्टोर हो गए, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो गए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये पूरा वही है। एक डायग्राम भी आएगा भी एनसीईआरटी का, देखना। अब देखो क्या बोला है इन्होंने, The parasites multiply within them to form sporozoids that are stored in their salivary gland। ठीक है, when these mosquito bites a human, the sporozoids are introduced into his या her body, thereby initiating the events mentioned above। जब एक ये वाला मॉस्किटो जिसके अंदर स्पोरोजॉइड्स अभी बन गए हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं, जब ये एक पर्सन को काटेगा तो क्या होगा वहाँ पे, ये सारे जो ऊपर जो इतने सारे जो इवेंट्स हुए हैं ये वापस से सारे रिपीट्स होंगे। ठीक है, आप एक चीज़ देखोगे कि जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये देखो, मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट दैट इज़ ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको दो लोगों की ज़रूरत है, एक तो ह्यूमन की ज़रूरत है और एक मॉस्किटो की ज़रूरत है। ह्यूमन की ज़रूरत कैसे है भाई, असेक्सुअल स्टेजेस किसके अंदर बन रही है, ह्यूमन के अंदर बन रही है, लिवर के अंदर बन रही है, फिर आरबीसी के अंदर बन रही है। सेक्सुअल स्टेजेस दैट इज़ गेमिटोसाइट्स वो भी आरबीसी के अंदर, वो भी ह्यूमन के अंदर बन रही है। और फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो वेक्टर की तरह भी काम करती है, यानी कि ट्रांसमिटिंग एजेंट, यानी कि फीमेल एनोफिलिस के अंदर फर्टिलाइजेशन तो हो ही रहा है, वो एज अ होस्ट की तरह काम कर ही रही है, लेकिन ये एज अ वेक्टर की तरह भी काम कर रही है क्योंकि ये दूसरों के अंदर क्या कराएगा, बीमारी फैलाएगा। ठीक है, स्पोरोजोइट इनकी सलाइवरी ग्लैंड में ही तो स्टोर हो है, तो इनकी मदद से ही तो बीमारी फैल रही है, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर है जो कि क्या है हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस का 2 रोल है, एक तो वेक्टर भी है और साथ में क्या है, होस्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यस। अब हम आ जाते हैं हाँ, देखो ये रहा, ये बताने वाली थी मैं, देखना अब इसको ध्यान से देखना। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स, ये कलर अच्छा नहीं है ना, हाँ देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। देखो इन्होंने शायद ये यहाँ से शुरू करी है लाइफ साइकिल, अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये जो पैरासाइट्स है बेसिकली क्या हो जाएंगे हमारे पास स्पोरोजॉइड्स, ये रीच पहुँचते हैं लिवर के अंदर, किसकी मदद से, ब्लड के अंदर। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, लिवर के अंदर ये पहुँचेंगे विद दी हेल्प ऑफ द ब्लड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्पोरोजॉइड्स पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो पैरासाइट्स है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली लिवर सेल्स के अंदर, उनके सेल को ब्रस्ट कर रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। देखो ये पूरी ये चीज़ दिखा रखी है। फिर उसके बाद ये जो पैरासाइट्स है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली रेड ब्लड सेल के अंदर, ये बर्स्ट कर रहे हैं रेड ब्लड सेल को और कॉज कर रहे हैं क्या, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो पैरासाइट्स है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं, साथ में बहुत सारा फीवर भी आ रहा है, चिल्स भी आ रहा है, क्योंकि भाई क्या रिलीज हो रहा है, हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसकी वजह से ही फीवर और चिल्स हो रहा है जो कि हर 3 से 4 दिन के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, अब ये जो रिलीज पैरासाइट्स है वो इन्फेक्ट करते हैं नए आरबीसी को। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर से जो हमारे पास जो रिलीज्ड पैरासाइट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, हमारे पास सेक्सुअल स्टेजेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डेवलप कर लेते हैं गेमेटोसाइट्स, दैट इज डेवलप्ड इन द रेड ब्लड सेल्स। इसमें से कुछ जो है हमारे पास जो पैरासाइट्स है वो डेवलप कर लेते हैं सेक्सुअल स्टेजेस, जिसको कि हमने क्या बोला है, गेमेटोसाइट्स बोला है, और वो डेवलप हो जाती हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर खुद ही। ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट हमारे पास बन गए। ठीक है, ये देखो ये गैमेटोसाइट्स बन गए हमारे पास मेल और फीमेल। अब देखो फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, ये गैमेटोसाइट्स ले लिया ब्लड मील के साथ। अब जिस इंसान के अंदर ये हो रहा है उस इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ने उसको काट लिया। कौन सी है, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलिस ने भाई उसको काट लिया। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस ने उसको काट लिया, फीमेल एनोफिलिस ने काट लिया। अब देखो फीमेल एनोफिलिस ने जैसे कि उसको काट लिया तो ब्लड मील के साथ उसने क्या ले लिए, गैमेटोसाइट्स ले लिए अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है भाई, मॉस्किटो के गट के अंदर हो रहा है। अगेन ये मैंने बता ही दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि जो मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है जिसको कि हम स्पोरोजोइड्स, ये एस्केप करते हैं गट से और फिर माइग्रेट करते हैं मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। स्पोरोजोइड्स कहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मॉस्किटो की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्पोरोजाइट्स का शेप है वो कैसा है, सिकल शेप्ड है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो मैच्योर इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट्स है। लिवर के अंदर आरबीसी के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ आरबीसी के अंदर सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप होती है। सेक्सुअल स्टेजेस ह्यूमन के अंदर ही बनती है, मॉस्किटो के अंदर नहीं बनती। फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है वो मॉस्किटो की गट में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। ऐसे तो मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, तो उतना कुछ खास है नहीं। हाँ मतलब देखो इजी है, एक हीमोजोइन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आरबीसी के ब्रस्ट होने के बाद रिलीज़ हो रहा था उसका नाम क्या है, तो वो भी पूछ सकता है, दैट इज़ हीमोजोइन। उसकी वजह से ही फीवर हो रहा है और कितने दिनों में होता है, रेगुलर 3 से 4 दिन के अंदर रिपीट होता है फीवर और चिल्स, ये चीज़ पूछ सकते हैं। मैलिगेंट मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो उसका क्या नाम है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। वो एक वेक्टर की तरह भी काम कर रही है, एक होस्ट की तरह भी काम कर रही है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेजेस बनती किस में है, ह्यूमन के अंदर, है ना। स्पोरोजोइट स्टोर किसके अंदर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, वो भी किसकी, मॉस्किटो की। ठीक है, ना कि ह्यूमन की। ठीक है, देखो अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है अमेबिक डिसेंट्री। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को, अमेबिक डिसेंट्री पढ़ना है। देखो अमीबिक डिसेंट्री क्या है, सबसे पहले ये देखो, जो अमीबिक डिसेंट्री है ना वो क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। कौन सी डिजीज है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, अब देखो इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन दैट इज एंटमीबा हिस्टोरिटिका। इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो देखो इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, क्रैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस आ रहा है और साथ में ब्लड क्लॉट्स भी आ रहे हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आप मॉर्निंग के अंदर निकालते हो तो उसके अंदर क्या आ रहा है, बहुत अमाउंट में एक्सेस म्यूकस है और साथ में ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट करती है किसको, ये अफेक्ट कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद से। जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, जो गंदा खाना और पानी होता है जिसमें पैथोजेंस होते हैं, उसके थ्रू फैलता है। अगर मैं हाउस फ्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे हाउस फ्लाई जो है वो क्या करती है, इट एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। ये मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है, वेक्टर की तरह। अगर मान लो एग्जाम के अंदर ऐसा लिख के दे दे कि जो हाउस फ्लाई है वो क्या एज अ वेक्टर की तरह काम करती है, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, वेक्टर की तरह काम नहीं करती है, वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिफरेंस भी समझाती हूँ इसके बीच में, कैरियर और वेक्टर के बीच में। देखो देखो वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर जो ट्रांसपोर्ट करता है पैथोजन को एक होस्ट से अनादर के अंदर, एक होस्ट से दूसरे पोस्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा और साथ में डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन जो होता है पैथोजन का वो भी वेक्टर की बॉडी में हो रहा है। उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही चीज़ें वेक्टर की बॉडी में हो रहा है। लेकिन मैकेनिकल कैरियर का क्या रोल है यहाँ पे, मैकेनिकल कैरियर क्या है, इसमें भी ये पैथोजन को ट्रांसफर करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैरियर के अंदर नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जो लाइफ साइकिल की जो कुछ स्टेजेस होती है, जैसे कि मलेरिया के अंदर पड़ा था, तो मलेरिया के अंदर कुछ स्टेजेस जो लाइफ साइकिल की होती है वो उसमें मॉस्किटो के अंदर भी होती है, तो वो क्या है, एज अ वेक्टर की तरह काम करता है। लेकिन
मैकेनिकल कैरियर के अंदर डेवलपमेंट या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ये बात समझ में आई? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है किसके बीच में, वेक्टर और मैकेनिकल कैरियर। इसलिए अगर आपको बोले, क्या बोले, हैंड अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, हाउस फ्लाई क्या है उसमें, तो हाउस फ्लाई क्या है, वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, अब इसके एनसीईआरटी देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, मतलब क्योंकि ह्यूमन हेल्थ डिजीज क्या है, एनसीईआरटी का चैप्टर तो एनसीईआरटी से पढ़ो पहले ही बहुत ज़्यादा है, और नोट्स देख लो मेरे, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, देखो क्या बोला है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन विच कॉजेज अमीबियासिस, दैट इज द अमीबिक डिसेंट्री। ये क्या है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है और ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और क्या कॉज करता है, अमीबियासिस कॉज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। इस डिजीज के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स है, साथ में स्टूल्स है विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स है। यहाँ पे हाउस फ्लाई कैसे एक्ट करती है, मैकेनिकल कैरियर की तरह करती है, ये वेक्टर की तरह काम नहीं करेगी, वेक्टर की तरह काम नहीं करती है, मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है। वैसे तो अंडरलाइन है इसे, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है, इस वर्ड के ऊपर जोर दूं। ठीक है, मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, वेक्टर की तरह काम नहीं करेंगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है इन्होंने फिर, and serve to transmit the parasite from the feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water, food contaminated by fecal matter are the main source of the infection. अब देखो मान लो किसी इंसान को अमीबिक डिसेंट्री हो गया, ठीक है, किसी इंसान को अगर मान लो अमीबिक डिसेंट्री हो जाता है, तो वो जो अमीबिक डिसेंट्री है हमारे पास, तो उसका जो फीकल मैटर है, तो उसके फीकल मैटर के ऊपर क्या होगी, जो हाउस फ्लाई होगी वो बैठेगी। ठीक है, अब वो जो हाउस फ्लाई बैठ गई वहां पे, अब वो जो हाउस फ्लाई उड़ते उड़ते आपके घर तक आई, और आप खाना पड़ा हुआ था ऐसे ही खुला, आपका खाना ऐसे ही पड़ा खुला और वो उसके अंदर बैठ गई, तो वो जो उसके फीकल मैटर्स है, वो जो बेसिकली पैरासाइट है, जो भी पैथोजन है ना, एंटोमेबा हिस्टोलिटिका, वो आपके खाने तक पहुंचा, तो आपका खाना क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। तो यही बोला है कि जो फीसेस होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उससे फूड और फूड प्रोडक्ट्स में ये ट्रांसमिट होती है और फिर उनको कंटामिनेट करती है, यानी कि उनको हार्मफुल बनाती है। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर और जो फूड होता है जो कि कंटामिनेटेड होता है फीकल मेथड से, वो इसका क्या होता है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जो भी पानी होता है या फिर खाना होता है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो दूसरी हमको डिजीज पढ़नी है अब, एस्कैरिसिस। ठीक है, देखो एस्कैरिसिस, अब देखो एस्कैरिसिस में क्या बोला है इन्होंने, देखो जो एस्कैरिसिस है, अब देखो हमारे पास हमने बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ ली है, वायरस से पढ़ ली है, ठीक है, प्रोटोजोन से पढ़ ली है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं जो डिजीज है वो कौन कॉज करते हैं, जो हेलमिंथ्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो हेलमिंथ होते हैं वो कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एस्कैरिसिस पढ़ने वाले हैं। तो एस्कैरिसिस में जो है इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, एस्कैरियासिस, सॉरी एस्कैरिस नहीं, एस्कैरियासिस पढ़ेंगे, जो कि होता है किसकी वजह से, इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इस डिजीजेस के अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो इस डिजीज के सिम्टम्स में क्या होगा, मस्कुलर पेन होगा आपको, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ठीक है, उसके बाद फीवर होगा आपको, फिर एनीमिया होगा आपको, फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज का क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। मस्कुलर पेन हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, फीवर हो गया। देखो इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो आप ऐसे मान सकते हो कि एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में होती है खून की कमी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एनीमिया में भाई देखो खून की कमी होती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए एनीमिया तो होना चांसेस है। मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, इंटेस्टाइनल पैसेज का क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैसे फैलता है, ये फैलता है स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगेन कंटामिनेटेड फूड और वाटर की मदद से फैलता है। ठीक है, इसके एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। ये देखो क्या बोला है यहाँ पे, एस्कैरिसिस द कॉमन राउंड वर्म, Ascaris the common roundworm, and Wucheria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to men.
दो पढ़ना है, वुचेरिया जो कि एक फिलेरियल वर्म है, और एस्केरिसिस जो कि क्या है हमारे पास एक कॉमन राउंड वर्म है। ये दोनों ही क्या है, हेलमिन्थ्स है, जो कि क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए। एस्केरिसिस क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। देखो एस्केरिस क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या बोला है, इंटेस्टाइन पैसेज को ब्लॉक करता है। तो एस्केरिसिस क्या है, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है जो कि कॉज करता है एस्केरियासिस। इस डिजीज के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है भाई, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, और साथ में इंटेस्टाइनल पैसेज को ये ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्स होते हैं पैरासाइट्स के, वो एक्सक्रीटेड होते हैं अलोंग विद द फीसेज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट। अगेन ऐसा ही है, जो पैरासाइट होता है उसके जो एग्स होते हैं, जो पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट, एस्केरिसिस, तो उसके जो एग्स होंगे, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकल मैटर से, तो उसके फीकल मैटर के साथ ही वो जो उस पैरासाइट के जो एग है वो क्या हो जाएंगे, उसके साथ रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और वो हमारे खाने तक पहुंचते पहुंचते क्या कर देगा, उसको कंटामिनेट कर देगा। तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो अक्वायर करता है ये इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये भी किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद से होता है। आगे समझ में, तो यही है, इतना कुछ मतलब ऐसा कुछ खास करने का याद है नहीं आपको, बस ये चैप्टर 4-5 बार पढ़ने अपने आप याद हो जाएगा। सही में इजी चैप्टर है बहुत। देखो एक बार और देख लो। एस्केरिसिस जो कि कॉमन राउंड वर्म है, वुचेरिया क्या फिलेरियल वर्म है, ये हेलमिन्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक है मैन के लिए। एस्केरिस जो कि एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, वो क्या कॉज करता है, एस्केरियासिस कॉज करता है। इस डिजीज के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, मस्कुलर पेन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लैक करता है। ठीक है, जो पैरासाइट के जो एग्स होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद द फीचर्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स एक्सेट्रा। एक हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को अक्वायर करता है विद द हेल्प ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है अब एलिफेंटियासिस। ठीक है, जो एलिफेंटियासिस होता है हमारे पास, जो एलिफेंटियासिस होता है इट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। ठीक है, जो हमने बात करी थी वुचेरिया की, जो कि क्या था हमारे पास, जो वुचेरिया है हमारे पास वो है एक फिलेरियल वर्म है। ठीक है, क्या है वो, फिलेरियल वर्म है। तो एलिफेंटियासिस जो होता है वो किसकी मदद से किसकी वजह से होता है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। तो इसके दोनों की आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये यूजुअली कहाँ अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है, वो भी लोअर लिम्स के, जो हमारे पैर वाला एरिया होता है वहाँ पे। साथ में जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर मैं बात करूँ मेल के अंदर तो किसको अफेक्ट करेगा, ये स्क्रॉटम को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्वेलिंग भी होती है इसके अंदर, जो पाव होता है ना वो पूरा स्वेल हो जाता है। ठीक है, इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे फैलता है, इट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो कौन सी फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स, याद कर सकते हो, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यूलेक्स मॉस्किटो की, वो भी फीमेल। जो मलेरिया था वो हमारी किसकी वजह से फैल रहा था, वो फैल रहा था फीमेल एनोफिलीज। और ये किसकी वजह से फैल रहा है, ये फैल रहा है क्यूलेक्स की वजह से, लिख लो। हाँ, क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स की वजह से होता है ये। देखो, ये देखो, इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। यस, देखो क्या बोला इन्होंने, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। ये क्या होता है, फिलेरियल फॉर्म होता है जो कि एक स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक मतलब जो कभी क्योर नहीं हो सकती। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग ही होना। ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, जिनमें ऑर्गन्स के अंदर ये रहते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं जो कभी ठीक नहीं होगी। एंड यूजुअली द लिम्फेटिक मसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। यूजुअली कहाँ पे अफेक्ट करता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, देखो ये लोअर लिम्ब है इसका कैसा फूल गया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन है वो क्या है, पूरा स्क्रॉटम है, तो उसके अंदर देखो स्क्रॉटम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है जो कि क्या कॉज करता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। देखो, जो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज का टर्म का मतलब होता है कि फिजिकली आपके अंदर क्या हो चुका है, फिजिकली आपके अंदर कोई वो आ चुकी है, आप फिजिकली डिफॉर्म हो गए, मतलब फिजिकली आपके अंदर कुछ हो गया है जो मतलब अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि इसका पैर फूल गया है, तो ये क्या है, एक फिजिकल वो है, डिफॉर्मिटी है। तो बेसिकली ग्रॉस डिफॉर्मिटी उसी को बोलते हैं। ठीक है,
ये जो पैथोजेंस होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं एक हेल्दी पर्सन को थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। एक फीमेल मॉस्किटो वेक्टर वेक्टर की वजह से, अब देखो यहाँ पे ये क्या है बोल रखा है, वेक्टर बोल रखा है, ठीक है, तो इस टर्म को ध्यान रखें। तो ये जो होता है ये ट्रांसमिट होते हैं पैथोजन एक हेल्दी पर्सन के विद द हेल्प ऑफ द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की मदद से, ठीक है। ये डायग्राम देखो, इसमें क्या बोल रखा है डायग्राम के अंदर, डायग्राम में वो डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्स ड्यू टू एलिफेंटियासिस। ये पूछ सकते हैं कि इसके इन्फेक्शन कहाँ पे हो रखा है, तो आपको ये लिखना है कि लोअर लिम्स के अंदर हो रहा है और वो भी एलिफेंटियासिस का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं हम। अब तो बस एक लास्ट बची है, फंगल डिजीज। अब देखो, हमने बैक्टीरिया का पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, प्रोटोजोन पढ़ लिया, हेलमिन्स पढ़ लिया। लास्ट अपने को पढ़नी है, अब वो क्या पढ़नी है अपने को, फंजाई का पढ़ना है, ठीक है। फंजाई की अगर मैं बात करूँ तो मैनी फंजाई, इसको तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही देख लो। देखो, मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा, जेनरा मतलब जीनस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोम, एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो इन सारे जेनरा को जो फंजाई बिलोंग करते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवर्म्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है रिंगवर्म्स के लिए, ठीक है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन मैन, मैन के अंदर बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस, ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इस पर भी ध्यान रखें, इन्फेक्शियस डिजीज है रिंगवर्म्स, ठीक है। कौन कौन सी जनरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों जनरा आपको याद करनी, ठीक है। और ये कैसा इन्फेक्शन है, सॉरी इन्फेक्शन क्या, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कि कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। देखो, अब देखो इसके अपीयरेंस कैसे पड़ेंगे, ड्राई एंड स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल। देखो, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये ऐसे ऐसे लीजन्स आपको देखने को मिलते हैं आपके नेल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे लेशंस आपको देखने को मिलेंगे इस डिजीज के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कैल्प हो गया, ये मेन सिम्टम्स है इस डिजीज के, ठीक है। इस डिजीज के मेन सिम्टम्स तो ये हैं। ये जो लीजन्स होते हैं दे आर अकम्पेड बाय इंटेंस ईचिंग, बहुत ज्यादा ही खुजली होती है। फंगल डिजीज अगर होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द फंगल डिजीज में खुजली तो होती है, तो बहुत ही इंटेंस ईचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर जो होते हैं वो फंजाई को ग्रो करने में मदद करते हैं। देखो, जो फंजाई होता है ना, उसको हमेशा कैसा एनवायरमेंट चाहिए, वार्म एंड कोल्ड, उसको दोनों पसंद है भाई। तो थोड़ा सा हीट और थोड़ा सा मॉइस्चर, ये दोनों अगर आप दे दोगे ना उसको, तो भाई वो आराम से ग्रो कर लेगी, ठीक है। तो हीट और मॉइस्चर जो है वो ही फंजाई को मदद करते हैं ग्रो करने में, जिसकी वजह से क्या होता है, विच मेक देम थ्राइव, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। तो क्या होते हैं, वो स्किन के अंदर ही थ्राइव हो जाते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर ही धस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रोइन, ग्रोइन कौन सा एरिया, ग्रोइन जो होता है थाई एरिया होता है वहां पे, तो वहां पे वो धस जाते हैं, स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, टोज के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। जो रिंगवर्म्स होते हैं ये जनरली एक्वायर्ड होते हैं सॉइल की मदद से या फिर बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के ये सारी चीजें आप यूज करोगे तो आपको हो सकता है टावल, क्लोथ हो गया, कॉम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर आप मिट्टी में, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनको भी होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये है, इजी है ना, अभी तक जितनी भी डिजीजेस पढ़ी सारी इजी है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये तीनों जनरा का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये मैंने बता दिया कि डायग्राम शोइंग रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन, ठीक है। अब देखो, ये लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा मेंटेनेंस के ऊपर है, तो ये भी देख लेते हैं अपन, फिर खत्म करेंगे इसको। हम्म, देखो क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी ले। हाँ, देखो क्या बोला है, सुनते चलना। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस जो फैलती है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का पर्सनल हाइजीन और पब्लिक साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। पब्लिक में भी और खुद को भी, खुद को साफ नहीं रखोगे तो खुद को डिजीज होगे, अपने घर वालों को भी फैलाओगे, पब्लिकली भी फैलाओगे। तो पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन दोनों ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग कीपिंग द बॉडी क्लीन, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruits, etc. Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection. देखो,
क्या बोला है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने छोटी मोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी। ठीक है, देखो पर्सनल हाइजीन अगर आपको मेंटेन करना है तो क्या करो भाई, अपनी बॉडी को साफ रखो, सही पानी पियो, एकदम साफ सुथरा खाना अच्छा खाओ, वेजिटेबल्स फ्रूट सब साफ सुथरे धो के खाओ सबको। ठीक है, पब्लिक हाइजीन में क्या है, प्रॉपर डिस्पोजेबल करो वेस्ट और एक्सीडेंट, ऐसा नहीं सड़क के ऊपर आप कचरा फेंक के जा रहे हो, उसको एक प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डालो। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद पीरियोडिक क्लीनिंग करनी है वाटर रिजर्वॉयर की, जिससे कि क्या हो, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। पूल्स हो गए, सेस्पूल्स हो गए, टैंक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करती है पब्लिक के अंदर। ये जो मेजर्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। देखो क्यों बोला है यहाँ पे, क्या पानी को, कूलर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पूल्स वगैरह होते हैं, उनको क्यों रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग होती है। तो जो बीमारियाँ, कौन सी बीमारियाँ जो कि खाने से और वाटर के थ्रू फैलती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, एस्कैरिसिस हो गया, तो ये सारी बीमारियां क्या होती है, खाने और पानी के थ्रू फैलती है। अगर ये गंदे होंगे तो आपको ये बीमारियां होने के चांसेस है। तो इसलिए ये सारे मेजर्स वहाँ पे लेना ज़्यादा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी बीमारियां हमको ना हो। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है ये तीन बीमारियां, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, टाइफॉइड, अमीबियासिस और एस्कैरिसिस, ये तीन बीमारियां हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलती है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सब चीज़ें, कोई भी फल फ्रूट हो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको धो के खाओ, कभी भी बिना धोए फल फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से क्या बोलते हैं, पानी को साफ रखो, पानी कहीं पे इकट्ठा ना होने दो, यूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने बोला है इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस सच एस निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। जो एयरबॉर्न डिजीज है जैसे कि निमोनिया हो गया, इन एडिशन टू द अबव मेजर्स, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। देखो जो ऊपर के मेजर्स है वो तो हमको करना ही है, जो एयरबॉर्न डिजीजेस में क्या है, जिनको भी डिजीजेस हुई भाई उससे थोड़ा दूर रहो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उससे थोड़ा दूर रहो। ठीक है, जिस भी पर्सन को हो रहा है तो उनकी जो बिलोंगिंग्स है, यानी कि उनके जो सामान है और इन्फेक्टेड पर्सन दोनों से ही आप दूर रहो। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया और फिलेरिसिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, जैसे ये मैंने आपको बताया था, मलेरिया के अंदर वेक्टर के थ्रू फैलता है, फिलेरियासिस के अंदर भी वेक्टर के थ्रू फैलता है। तो जो चीजें वेक्टर के थ्रू फैलती है, किसके थ्रू फैलती है, वेक्टर के थ्रू फैलती है, जैसे कि मलेरिया और फिलेरियासिस में। मलेरिया और फिलेरियासिस में जो कि ट्रांसमिट होती है किसकी मदद से, इंसेक्ट वेक्टर की मदद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्या है इनको कंट्रोल या फिर एलिमिनेट करने का, द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, कि जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर है हमारे पास, उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस है, यानी कि जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपना, उनको क्या करो, आप खत्म करो, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को खत्म करो। ठीक है, दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बशिया हो गया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा। क्या बोला है कि भाई देखो, आप क्या करो, कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा मत होने दो, वहां पे मच्छर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी भी पानी को इकट्ठा करने नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए हाउस होल्ड कूलर्स की वगैरह की। और जो गैम्बुशिया आती है, गैम्बुशिया क्या है भाई, गैम्बुशिया क्या है, एक ऐसी फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वा यानी कि उनके बच्चों को खाती है। तो वो सारी चीज़ें आप पॉन्ड्स के अंदर आप डाल सकते हो जिससे कि आपको क्या ना हो, ये सारी बीमारियां ना हो। ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, डिचेस के अंदर, ड्रेनेज एरियाज के अंदर, स्वैम्स के अंदर। एडिशन में जो डोर्स और विंडोज होनी चाहिए उसको वायर मैश के साथ, जाली नहीं लगती दरवाजों के अंदर, तो वो जाली लगाने से क्या होते हैं, मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो डोर्स और विंडोज के अंदर आप क्या कर सकते हो, डोर्स और विंडोज के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हो वायर मैश प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि मच्छरों की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। ऐसे प्रिकॉशंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंट्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने से, कि एडीज मॉस्किटो हो गया, डिजीजेस लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। देखो चिकनगुनिया जो होती है ना वो एक शायद चिकनगुनिया वायरल है, हाँ, है ना, चिकनगुनिया वायरल है, एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगी। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरल ही है, हाँ। जो एडीज मॉस्किटो है वो क्या कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है। ठीक है, ये भी लिख लो। एडीज मॉस्किटो क्या है, ये डेंगू कॉज करता है। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देती हूँ ना यार, हाँ, वरना मच्छर होते हैं फिर। इधर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। डेंगू क्या है, इट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज।
और कौन है, एडीज। ठीक है, चिकनगुनिया वायरल होती है हाँ, वैसे तो कंफर्म है लेकिन एक बार फिर से मैं देखूंगी, फिर बताऊंगी। देखो, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि, वाइट कलर तो दिखता ही नहीं है वाइट पेज पे, वही तो। वेक्टर बॉर्न डिजीज है जैसे कि एडीज मॉस्किटो कॉज करता है डेंगू, चिकनगुनिया बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है इन्होंने, ये भी सुनो। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली विद इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे जैसे कि बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एडवांसमेंट होते जा रहा है, तो इन सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस से अपने को इफेक्टिवली डील करने में बहुत मदद हो रही है। वैक्सीन्स बन रहे हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इरेडिकेट करने में मदद करती है एक डेडली डिजीज दैट इज द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन आज हर किसी इंसान को लगा हुआ है। तो जो वैक्सीन से, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, तो ये सारी चीज़ें इन डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ये भी कंट्रोल हो रहे हैं बाय द लार्ज एक्सटेंट यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो कौन कौन से डिजीज वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं अपन, पोलियो हो गया। ठीक है, पोलियो की तो वो ड्रॉप्स भी पिलाते हैं ना, 2 बूंद, है ना वो वाला एड। डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है भाई, ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही है किसकी मदद से, ये सारी चीजें मदद हो रही है वैक्सीन की मदद से। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ये ऐसे लेवल के ऊपर आ चुकी है कि नई नई से नई सेफ वैक्सीन बना रही है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी, अदर ड्रग्स की डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें भी मदद करती है हमको इन्फेक्शियस डिजीज में ट्रीट करने में। ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज को मारने में काम करती है ना, माइक्रोब्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे अपना ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने लाइन टू लाइन हर चीज़ एनसीईआरटी की कवर करवा दी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। तो यस, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने माइक्रोब्स चैप्टर नहीं देखा है, तो आप माइक्रोब्स चैप्टर को भी कंप्लीट करें, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है, मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है बायोलॉजी विद अवनी, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने जो माइक्रोब्स चैप्टर है उसके नोट्स दे दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, शॉर्ट नोट्स जो है वो भी वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे मेरे को बस वो शेयर करना है आपको, वो उसके पीवाईक्यू शेयर करने हैं। पीवाईक्यूज मैं क्या करूँगी, जब इसके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो दोनों चैप्टर के साथ में पीवाईक्यू, क्योंकि क्या पूरी एक यूनिट है। ठीक है, पूरी यूनिट है तो एक साथ मैं दोनों के पीवाईक्यूज डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।